नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। लोधी वंश पढ़ लेते हैं आज। मध्यकालीन भारत का इतिहास का लेक्चर नंबर 20 होगा। दिल्ली सल्तनत हमारा चैप्टर चल रहा है और दिल्ली सल्तनत का ये आखिरी वंश होगा, लोधी वंश। टोटल 5 वंश हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोधी वंश पढ़ेंगे और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत ये जो चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, समाप्त हो जाएगा। इससे पहले जो आपने 4 वंश पढ़े हैं दिल्ली सल्तनत के अधीन, वो मूल रूप से तुर्की से संबंधित थे, वो मूल रूप से तुर्की के थे, लेकिन लोधी वंश अफ़गान के थे। तो दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश है लोधी वंश, ये अफ़गानी थे। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न यही बन गया आपका पहला। आपको केवल 3 शासकों के बारे में पढ़ना है। लोधी वंश के अंदर केवल 3 शासकों के बारे में पढ़ना है जिन्होंने 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रूल किया। 1526 ईस्वी में बाबर ने आक्रमण किया था, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया था और मुग़ल वंश शुरू हो गया था। तो चलिए पढ़ते हैं इन तीनों शासकों के बारे में। सबसे पहले बहलोल खान लोदी है। बहलोल खान लोदी के द्वारा ही लोधी वंश की स्थापना की गई, ये आप सभी जानते हैं। सबसे पहले मैप देख लीजिए। ये जो मैप था ना, इतना ही मैप आपने पढ़ा था सैयद वंश में। सैयद वंश जब चल रहा था तो इसी क्षेत्र में उन्होंने रूल किया। आप जानते हैं तुगलक वंश के बाद, कहा जाए तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली जो सल्तनत साम्राज्य है वो छोटा होता चला गया। सैयद वंश तक ये कितना ज़्यादा सिकुड़ चुका था, मैप में देख लीजिए। उसके बाद जब लोधी वंश आता है तो थोड़ा सा फैलाव होता है। हालांकि जब सिकंदर लोधी का रूल आएगा, लोधी वंश में जब सिकंदर लोधी सुल्तान बनेगा, तब अधिक क्षेत्रफल तक वो राज करेगा। अर्थात ये जो क्षेत्रफल देख रहे हैं ना, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद से लेकर 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी तक, तो बीच में जो मैक्सिमम क्षेत्रफल है यही है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जब पतन हो गया था, बहुत छोटा साम्राज्य हो गया था, तो उसके बाद से लेकर लास्ट तक 1526 ईस्वी में सबसे बड़ा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत का यही है, जो कि सिकंदर लोदी के द्वारा फैला दिया गया था। हालांकि पहले वाले शासकों की तुलना में देखेंगे तो बहुत छोटा साम्राज्य ही है। तो आप समझ पा रहे हैं कि अब कहा जाए पतन होना शुरू हो गया है दिल्ली सल्तनत का। 1526 ईस्वी में समाप्त तो होना ही है। सबसे पहले 3 शासकों के बारे में पढ़ना है, ये आपस में किस प्रकार से संबंधित है ये देख लीजिए। सबसे पहला बहलोल लोदी आता है। बहलोल लोदी 1451 में लोधी वंश की स्थापना करता है। उसके बाद उसका बेटा सिकंदर लोदी आता है। सिकंदर लोदी के मुख्य रूप से 2 पुत्र थे ना, उनमें से इब्राहिम लोदी सुल्तान बनता है। तो ये देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बहलोल लोदी के बारे में। किसके बारे में? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का प्रारंभिक इतिहास तो आप जान ही चुके हैं। सरहिंद का ये सूबेदार हुआ करता था जब मोहम्मद शाह सुल्तान हुआ करता था दिल्ली का। मतलब कहा जाए, जो इससे पहले आपने सैयद वंश पढ़ा, सैयद वंश में सबसे पहले सुल्तान कौन बना? खिज्र खां बना। खिज्र खां के बाद मुबारक बना। मुबारक के बाद उसका जो भतीजा था मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड पर बहलोल लोदी सरहिंद का सुल्तान हुआ करता था और मोहम्मद शाह ने ही तो बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दी थी। बहलोल लोदी ने उसकी मदद की थी, आप सभी जानते हैं। तो बहलोल लोदी लोधी वंश का संस्थापक था। इसको उपाधि इसने ग्रहण की थी बहलोल शाह गाजी की। ये कब उपाधि इसने ग्रहण की थी? जब इसने 1451 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, तब जाकर इसने बहलोल शाह गाजी की उपाधि ग्रहण की थी। दिल्ली सल्तनत का पहला अफ़गान शासन जो है ये है फैलाया गया बहलोल खां लोदी के द्वारा। ये हमने पहले ही बता दिया है। लोधी वंश दिल्ली का पहला अफ़गान साम्राज्य है। इससे पहले सभी तुर्की हुआ करते थे, चारों वंश। जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया इसके टाइम पीरियड पर। जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में जब मिलाया गया, उस समय दिल्ली का सुल्तान बहलोल खान लोदी था। आपको इतिहास तो जौनपुर का मालूम ही है। जौनपुर की स्थापना जौना खां की याद में की गई थी। जौना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की गई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। ठीक है।
ये 1300 है, 1359 ईस्वी में, लगभग 1359 ईस्वी में जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। फिरोज शाह तुगलक जौना खां का चचेरा भाई था, जो जौना खां के बाद सुल्तान बना था, या कहा जाए मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सुल्तान बना था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां का ही दूसरा नाम था, ये आप जानते ही हैं। तो 1359 ईस्वी में जौनपुर की भले ही स्थापना हो गई, लेकिन 1394 ईस्वी में जौनपुर ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, क्योंकि जौनपुर में अब शर्की साम्राज्य आ गया था। 1394 से 1489 1479 तक शर्की साम्राज्य के कब्जे में रहा जौनपुर। शर्की साम्राज्य की स्थापना मलिक सरवर के द्वारा की गई थी, ख्वाजाए जहां मलिक सरवर के द्वारा की गई थी। ये पहले तुगलक वंश के अधीन एक सूबेदार नियुक्त किया गया था जौनपुर का, लेकिन जब इसने देखा फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई, उसके उत्तराधिकारी जो हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हैं, कोई भी गद्दी संभालने के लायक नहीं है, उसी का फ़ायदा मलिक सरवर ने उठाया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और वहाँ पे एक नया साम्राज्य स्थापित हो गया, जिसे आप शर्की साम्राज्य के नाम से जानते हैं। लेकिन 1479 में बहलोल खां लोदी ने अंतिम शासक हुसैन शाह से जौनपुर को फिर से छीन लिया, और बहलोल खां लोदी के शासनकाल में अब जौनपुर दोबारा से दिल्ली के अधीन आ गया। बहलोली सिक्के चलवाए थे, अपने नाम के बहलोली सिक्के चलवाए गए थे बहलोल खां लोदी के बारे में, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप याद रखिए। ये सिक्के जो हैं बहलोली सिक्के, अपने नाम के बहलोली सिक्के बहलोल खां लोदी के द्वारा चलाए गए थे, ठीक है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जितने भी सुल्तानों के बारे में आपने पढ़ लिया उनमें कंपैरिजन करेंगे, सबसे लंबा जो टाइम पीरियड है वो बहलोल खां लोदी का था। बहलोल लोदी का टाइम पीरियड सबसे बड़ा था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगभग 39 वर्षों तक उसने रूल किया, ठीक है, याद कर लीजिए। और आपको ये भी मालूम है कि इसे खाने खाना की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? सुल्तान मोहम्मद शाह के द्वारा। ये भी हमने आपको बता दिया, शुरुआत में बता दिया, क्योंकि आपको मालूम है खिज्र खां जो कि सैयद वंश का संस्थापक था, खिज्र खां के बाद खिज्र खां का बेटा मुबारक शाह आया था, उसके बाद मुबारक शाह का भतीजा मुहम्मद शाह आया, और मोहम्मद शाह ने ही बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दी थी, क्योंकि बहलोल लोदी ने, जो कि सरहिंद का सूबेदार हुआ करता था मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड पर, उसने मोहम्मद शाह की हेल्प की थी। और अंत में 1489 ईस्वी में 1489 में बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका बेटा सिकंदर लोदी सुल्तान बनता है। तो इस लोदी वंश का सबसे जो ताकतवर, सबसे महान जो शासक है वो सिकंदर लोदी है। वो कौन है? सिकंदर लोदी है। ये बहलोल लोदी का पुत्र था। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था, लोदी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ सुल्तान। मैप आप देख लीजिए, ये जो साम्राज्य फैला दिया गया है बंगाल तक, ये सिकंदर लोदी के द्वारा ही फैलाया गया था। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा ही फैलाया गया था। और एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप ये पढ़ते हैं कि पुर्तगाली जो था, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था, जो पहला यूरोपी था जो समुद्री रास्ते थे भारत में आया था। तो भारत की समुद्री रास्ते वाली जो खोज है वास्को डिगामा के द्वारा की गई है। तो 1498 ईस्वी में वो भारत पर पहुंचा था। भारत में कहाँ आया था? केरल के पास जो कोझिकोड तट है, जो समुद्र किनारे कोझिकोड तट है, वहाँ पर ये पहुंचा था वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में। और उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? सिकंदर लोदी का शासन था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। आगरा शहर की जो स्थापना है वो सिकंदर लोदी के द्वारा ही की गई थी 1504 ईस्वी में। उसके 1.5-2 वर्षों के बाद इसने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। आगरा को राजधानी इसलिए इसने बनाया क्योंकि बार बार राजस्थान में विद्रोह हो रहे थे राजपूतों के, तो आगरा जो था वो राजस्थान के करीब था और दिल्ली के भी करीब था। तो आगरा इसने सोचा ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे मैं
सब जगह अपनी निगरानी कर सकता हूँ। इसलिए आगरा शहर को इसने अपनी राजधानी बना लिया था 1504 ईस्वी में, 1506 ईस्वी में। इसके अलावा इसने लंबाई को नापने के लिए एक नया पैमाना बनाया था, एक नए पैमाने की खोज की थी, गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी जो लंबाई नापने का एक अलग पैमाना या कहा जाए एक अलग मात्रक है, उसकी शुरुआत सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। एक गज ए सिकंदरी में 30 इंच होते थे। एक गज में 30 इंच होते हैं। आज भी आप जानते हैं एक गज बराबर 30 इंच होते हैं। इसके अलावा सिकंदर लोदी के बारे में ये भी याद रखिए, सिकंदर लोदी कविताएं भी लिखा करता था, लेकिन जब वो कविताएं लिखता था तो उसमें अपना नाम सिकंदर लोदी नहीं लिखता था, तो उसमें अपना नाम गुलरुखी बताता था। वो शासन करते समय तो शासक के रूप में, सुल्तान के रूप में वो सिकंदर लोदी कहलाता था, लेकिन कविताएं लिखते समय वो अपना शीर्षक या अपना नाम गुलरुखी बताता था, गुलरुखी लिखता था। जैसे कोई कविता लिखता है तो जो कवि होता है वो अपना नाम शीर्षक के रूप में देता है ना, तो ये गुलरुखी अपना नाम बताता था। तो सुल्तान के रूप में सिकंदर लोदी और कविताएं लिखते समय गुलरुखी नाम इसका था। इसी के टाइम पीरियड पर जो आयुर्वेद ग्रंथ है उनका फ़ारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया। ठीक है, एक आयुर्वेद ग्रंथ का फ़ारसी भाषा में अनुवाद कराया गया। उस आयुर्वेद ग्रंथ को इसने कौन सा नाम दिया? फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी जो कि एक आयुर्वेद ग्रंथ था जिसको फ़ारसी भाषा में बदला गया था। तो ये किसके टाइम पीरियड हुआ था? सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड पर हुआ था। और सिकंदर लोदी के बारे में याद रखिए, ये जो महल देख रहे हैं आप ना, ये ग्वालियर में एक महल था, राजा मान सिंह का महल था। इस पर 5 बार आक्रमण किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। और इसने कुतुब मीनार की मुरम्मत भी करवाई थी। हालांकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। कुतुब मीनार से संबंधित आपको सभी चीज़ें मालूम होना चाहिए। कुतुब मीनार की शुरुआत तो बनाने की कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दी थी, लेकिन इसे पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। उसके बाद बिजली गिर जाने के कारण चौथी जो मंजिल थी इसकी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसकी जो मुरम्मत करवाई जाती है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की जाती है, चौथी मंजिल की मुरम्मत। और 5वीं मंजिल भी उसने बना दी थी। उसके बाद कुतुब मीनार की थोड़ी बहुत मुरम्मत सिकंदर लोदी के भी टाइम पीरियड पर हुई। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हो जाती है। सिकंदर लोदी की जो मृत्यु है 1517 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का बेटा था। इब्राहिम लोदी का टाइम पीरियड 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहता है। दिल्ली का ये आखिरी सुल्तान था और अंत में आकर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना में। इब्राहिम लोदी वहीं पर मारा जाता है और इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत और कहा जाए लोदी वंश समाप्त हो जाता है। एक नया वंश आता है जिसे आप मुग़ल वंश के नाम से जानेंगे। ये इब्राहिम लोदी है। ये एकमात्र ऐसा सुल्तान हुआ जो युद्ध भूमि में मारा गया। दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तानों के बारे में आपने पढ़ा, कोई भी ऐसा सुल्तान नहीं था जो युद्ध भूमि में मारा गया। जो भी देखा आपने इससे पहले सुल्तानों के बारे में, उनकी मृत्यु जो होती थी उनको कत्ल कर दिया जाता था या अपनी मृत्यु से मरते थे, लेकिन युद्ध में लड़ते समय मारा जाने वाला एकमात्र दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी है, याद रखेंगे। तोपों का यूज़ किया गया था इस पानीपत के पहले युद्ध में। तोप गोला बारूद का युद्ध हुआ था बहुत बड़े लेवल पर बाबर के द्वारा इसी पानीपत के पहले युद्ध में। और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत आपका हो जाता है समाप्त। इसके क्लास नोट्स श्री एजुकेशन ऐप से ज़रूर ले लीजिएगा ताकि आपकी जो पढ़ाई है अच्छी हो पाए। वीडियो को पढ़िए, क्लास नोट से रिवीजन कीजिए, आपका ये परफेक्ट हो जाएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। समय आपका बहुत बचेगा, समय को बचाइए। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे, फिर बहमनी साम्राज्य की बात करेंगे, तब जाकर मुग़ल वंश में आएंगे। चलिए नमस्कार, अगले एपिसोड में मिलेंगे।